ऐसे मिलेंगे जो वैसे होते नहीं, जैसे अपने आप को दिखा रहे होते हैं। और पिछले लंबे समय से लोगों ने ये धोखा झेला है। मतलब हमारे पास भी मोर्चे में भी बहुत से साथी आते हैं शुरू शुरू में, जो आते तो देश में क्रांति के नाम पे हैं, पर खेल कुछ और ही होता है। पता चलता है कि यार मतलब इस काम के लिए लगे रहे, थोड़ी ना लगे थे हम। मतलब ये सारी छोटी मोटी, मान लीजिए आज हम लोग आए एक दूसरे से इम्प्रेस हो करके, भाई आपने बोला कि वीडियो सुनते थे और भाई बठिंडा में आ रहे हैं डॉक्टर साहब, चलो मिलते हैं। हमने प्लान किया कि चलो मिलकर काम करते हैं। थोड़े टाइम काम किया, देखा कि यार ये तो आदमी जो है ना बड़ा आकड़ू है, मान लो मेरे ही बारे में विचार बन जाए हैं। जबकि असलियत ये है कि जी आप आए हो 4.5 साल बाद मोर्चा बनने के, है कि नहीं। मान लो इस दौरान मोर्चा कहीं किसी पोजीशन पर पहुंच गया और हमने कुछ लेसन सीखे हैं, तो उनके बेसिस पर ही हम कोई बात कहेंगे, जो हमने पाठ सीखे उसके हिसाब से। तो आप थोड़े दिन सब्र से साथ दे करके चेक करके देखो, एक बारी चेक करना बड़ा ज़रूरी है, टेस्ट करना। क्योंकि पिछले लंबे अरसे से ना धोखा मिला है समाज को बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं बिल्कुल भी इस चक्कर में नहीं हूँ कि यार जल्दी से कुछ कर लो, जल्दी से कुछ कर लो। कुछ नहीं, जल्दी से कुछ नहीं करने का फ़ायदा। भाई आप में से कोई 50 का है, कोई 60 का है, 65 के भी होंगे, 70 के भी होंगे। इन्होंने इतने देख लिया। ये कुदरत का अपना तरीका है काम करने का। हमको तो खाली बताना है उस परमात्मा को, परमपिता को, कि भाई अपन तेरे वाले रास्ते पे लगे हैं, तेरे को लगता है कि हम मदद करने लायक हैं तो हमारी मदद कर दे, नहीं तो जितना बस की बात है उतना तो लग ही रहे हैं। भाई और तो आप क्या ही कर सकते हैं, धरती पलट तो सकते नहीं कि इतनी सारी चीज़ें ख़राब हैं, इनको ठीक करने के लिए क्या करें। भाई बता सकते हैं जो अपने लेवल पे, जैसे आपने बोला भाई कम से कम अपने लायक ठीक कर लो, ठीक है। थोड़ी सी हिम्मत आएगी, थोड़ा हौसला बढ़ेगा, थोड़ी सी जान आएगी, थोड़ा टैलेंट आएगा तो पड़ोसी के लिए भी कर लो। और थोड़ी हिम्मत बढ़े और थोड़ी ताकत आए तो और 4 लोगों के लिए कर लो। और थोड़ी बढ़े तो जितना दायरा बढ़ाया जाए उतना बढ़ा लो। और साथ में साथियों को कह दो भाई तुम भी बढ़ा के देख लो। इसमें तुम्हें लगता हो, टेस्ट करके देखो कि आपको सिर्फ इतना ही तो देखना है कि मतलब आप ये करके देखोगे तो क्या होगा। जैसे पंजाब टारगेट पे है इनके पहले नंबर पे। मतलब मैं हरियाणा छोड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं था कि भाई इतना कि पंजाब के एक संगठन पे फोकस करूं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि पंजाब को बचाए बिना हरियाणा को नहीं बचाया जा सकता। मतलब एक तरह से ये समझो कि पड़ोसी का बच्चा अगर ख़राब हो रहा है ना, तो अपने बच्चे को आप नहीं बचा पा रहे। और क्योंकि इन्होंने तो पंजाब और हरियाणा हिमाचल को अलग कर दिया है, लेकिन पंजाब के और हरियाणा के लोग नहीं अलग कर पाए एक दूसरे को आपस में। वो ऐसे ही है। मैं उधर चले जाओ, ये बॉर्डर एरिया पे चले जाओगे ना, वो पूरा भाईचारा और रिश्तेदारियां हैं सारी की सारी, तो वो अलग नहीं है। अल्टीमेटली फिर हमारी कल्चर बिल्कुल डिट्टो एक जैसी ही है, भाषा बोली अलग अलग है हमारी, हाँ जी हाँ, एक ही बिल्कुल। वेस्टर्न यूपी तक का चले जाओ तो वो एक ही है। और पंजाब को तोड़ने का फंडा भी यही था कि इन लोगों को अलग अलग नहीं तोड़ेंगे तो इनसे लड़ नहीं सकते ये लोग। मतलब ये एरिया जिस दिन इकट्ठा हो जाएगा उस दिन इनकी कोई औकात नहीं है, कुछ भी करने की औकात नहीं है। और इसलिए मतलब छोटे छोटे मुद्दे बीच में घुसा देते हैं, यूपी वालों के साथ हरियाणा का, हरियाणा वालों के साथ पंजाब का। सियासतदान ये दिखाते हैं कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा और पंजाब पानी ले रहा और मांग रहा है। कुछ नहीं मांग रहा, कोई मतलब नहीं है उससे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो वो अपना गेम खेल रहे हैं। अब इन्होंने तो योजनाबद्ध तरीके से तोड़ दिया, हम सोच रहे हैं कि योजनाबद्ध तरीके से इसको जोड़ लो भाई। क्योंकि तोड़ी हुई चीज़ अगर अपने आप टूटी होती तो अपने आप जुड़ जानी थी, पर ये तो तोड़ी गई है तो फिर जोड़नी पड़ेगी। और जिसको समझ आ जाएगा उसको इस पे काम करना पड़ेगा।
इसलिए फिर ये सोचा कि भाई नई बात करते हैं, देखते हैं कि पंजाब क्या कहता है। यदि पंजाब इस लड़ाई के लिए तैयार है तो भाई फिर, क्योंकि ये लड़ाई देखो मैंने शुरू से ही कही थी, मैं हमेशा अपने साथियों को भी बोलता रहता हूँ, ये लड़ाई अपने को तलवार की, बंदूक की, सड़क पे खड़े होने की, नारे लगाने की लड़ाई नहीं है, ये समझ की लड़ाई है। मतलब बाबा नानक ने जो मतलब गुरु ग्रंथ साहिब गुरबाणी दी ना, जो अपने को बेसिकली वो गुरबाणी समझ के लिए उन्होंने देखा कि यार ये तो फिर आ जाएंगे दूसरे तरीके से, लेकिन अपने लोगों को समझ होएगी कि जीना कैसे है ना, फिर ये किसी के जाल में नहीं फंसेंगे। और उन्होंने पंजाब को टारगेट स्पेशली किया। सबसे पहले इस समझ को खराब करने के लिए उन्होंने पंजाब को दारू दी। ठीक है, अच्छा दारू इस तरह से हो गई भाई, नॉर्मलाइज कर दी लोगों ने, पंजाब के लोगों ने। उन्होंने सोचा यार इससे तो बात नहीं बनी, इससे तो इस हाँ शगन बना दिया। फिर उन्होंने दूसरे सूखे नशे दिए, और वहाँ भी अगर बड़े बूढ़े लग गए कि भाई है तो गड़बड़, नौजवानों को ऐसे ख़राब करके देख लो। फिर उन्होंने पंजाबियत को ही ख़राब करने की कोशिश करी। अभी मतलब जैसे सरदारों के नाम पे चुटकुले बनाना है, सरदार को बाकी लोगों से अलग मतलब अपनी बातों में दिखाना। अच्छा फिर फिर नौजवानों को ऐसा कर दिया कि जो अपनी अगली पीढ़ी है वो अपना केश रखने को मतलब जो है ना तैयार ही नहीं। वो कहे कि नहीं है, अगर यहाँ का आदमी उसको थोड़ा पुश करेगा तो लगेगा मैंने रहना ही नहीं, मैं तो जा ही रहा हूँ यहाँ से। तो जो अगली पीढ़ी थी जिस तक संदेश देना था, गुरबाणी पहुँच ही नहीं रही। अगर गुरबाणी नहीं पहुँचेगी तो पंजाबियत नहीं बचेगी, मतलब पंजाब नहीं बचेगा। मतलब ये तय है। जो सिखिज़म जिस चीज़ को लेके जिस तरीके से चला वो बचा हुआ था ना, अभी आपके यहाँ मेरे ख्याल से अपनी पंजाबी को लेकर के लखा लगा हुआ है। लखे के अलावा मेरे ख्याल भाषा पे और कोई आदमी इतने स्ट्रांगली नहीं लगा। 80% आरएसएस घुस गई। मैं वही तो, जिस तरह उधर आर्य समाज में आरएसएस घुस गई, यहाँ गुरुद्वारों में घुस गई। गुरुद्वारे में घुस गई का मतलब है कि अब इनका अगला टारगेट, जैसे मंदिरों में इन्होंने क्या किया, बोर्ड बना करके जहाँ भी अच्छा सा पैसा आता है ना, वहीं उन्होंने श्राइन बोर्ड बनाया, डीसी के अंडर में लिया और सारा पैसा वहाँ। तो जो समाज के काम करने वाली जगह हैं, क्योंकि गुरुद्वारा साहिब समाज का काम करने वाली जगह है, किसी ने बैठक करनी है, मीटिंग करनी है, कोई और बात करनी है, साझा कोई भी प्रोग्राम करना है, कोई नई बात कहनी है, तो उस चक्कर में अब ये लोग जैसे ही गुरुद्वारा साहब से पैसे का कंट्रोल इनके हाथ में गया, और एक टिपिकल वो है इनका फंडा, मैं आपको बताता हूँ। इसका फंडा क्या है, मंदिर में एक आदमी घुसाओ, आरएसएस का एक आदमी घुसाओ, या अभी गुरुद्वारे में, अभी पंजाब में बैठे तो गुरुद्वारे में वो एक ही मॉडल, एक ही है मॉडल, एक ही है। चाहे यार ये कहीं पर भी जहाँ पैसा आ रहा है, एक आदमी घुसाओ, उससे कंप्लेंट कराओ, लड़ाई बजाओ, ठीक है, ये हो रहा है वो हो रहा है, पहले तो बदनाम होएगा, अखबार में छपेगा। फिर वो जो झगड़ा है जब तक वो नहीं निपटता तब तक प्रशासन संभालेगा। ऐसा करके एप्लीकेशन दे दो, डीसी के पास चला गया, प्रशासन के पास चला गया, अब कमान प्रशासन के हाथ में है। अब वो मामला कभी निपटेगा नहीं, वो प्रशासन के हाथ में ही चला जाएगा। हमारे मैसरखाना वही हुआ, सेम हुआ है मंदिर पे। अब वो मंदिर तक इनका चला हुआ है। अभी गुरुद्वारा साहब पे अभी इनका में भी सर घुसा हुआ है, घुसा हुआ है। आप पंजाब का इतिहास फरोग दो, घुसा हुआ है। हाँ और मॉरल भी डाउन करते हैं। मोरल डाउन किए बिना ये लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा अब अपने यूथ को भेज दिया बाहर, और किसी और का यूथ आ गया पंजाब में। मतलब यहाँ जो है उस इलाके से सस्ते मजदूर ले आए जहाँ पैसा नहीं है अभी,
अब कहने को तो वो एरिया कौन सा है जो मतलब यूपी से परली साइड का बिहार का एरिया है, मतलब जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न बिहार, वेस्टर्न ईस्ट बिहार। पैसा नहीं है वहाँ, तो यहाँ पे अपने वाला बंदा अगर दिहाड़ी करेगा तो 600 रुपया, 700 रुपया, 800 रुपया, 500 रुपया वो आ जाते हैं 200 रुपये में। महीने की सैलरी 4000 रुपये पे आते हैं वो। ये जो टोल पे बैठे हैं सारे वहाँ से आए हुए, एमपी से, राजस्थान से, बिहार से आए हुए, वो 4000 रुपया महीना रहना खाना पे आ जाते हैं वो। तो वो यहाँ के लोगों का रोज़गार खाएंगे। फिर आपके गांव में, छोटे कस्बों में रेडियाँ लगा के ये रखते हैं, जो छोटे मोटी रेडियाँ, छोटा मोटा काम करते हैं, ये सारे वो लोग हैं। तो यहाँ का कल्चर हमें पता ही नहीं होएगा। अब पंजाब में भी मेरे ख्याल छठ पूजा होने लग गई। देखो कोई गलत बात नहीं थी होना, ये गलत बात नहीं थी होना, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से समाज को तोड़ने के लिए अगर किया जा रहा है तो गलत है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मैं आकर के पंजाब में अगर कुछ करूंगा तो वो कोई गलत बात है, पर मैं अगर पंजाब को बर्बाद करने की नीयत से करूंगा तो गलत है ना। वैसे नॉर्मली आ रहे हैं, आपस में जाओ पूरा देश, कोई दिक्कत नहीं। हर बार मर्डर ਹੁੰਦਾ जी छठ पूजा ते बिल्कुल, हर बार एमसी ते अपने एमएलए आप करवाते, वो खुद ही कराते हैं। एमसी एमएलए का इनकी ड्यूटी लगती है, योजनाबद्ध पूरा सिस्टम लगा पड़ा है। हिमाचल च गाने वो ला हाँ 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 ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਆ, ਦੂਜੀ ਚ ਹੋਰ ਆ, हाँ ਇਹ ਐਂ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। यही, हाँ वैसे वही तो। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਉਣ। हाँ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ। हाँ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿੰਨੇ ਗੱਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, बठिंडा नहीं, लुधियाना चले जाओ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ। मैं एक बात बता रहा हूँ, कोई भी मीटिंग हो रही है जैसे कि ये हो रही है, कोई भी यहाँ कोई पॉलिटिशियन नहीं है, यहाँ कोई पॉलिटिशियन नहीं है। अभी रुक जाओ, अभी सुन लो, पहले सुन लो, ठीक है ना। हाँ, हम यहाँ किसी बिहार के या मुसलमान के खिलाफ नहीं है। यहाँ ये पूरा षड्यंत्र अगर कोई समझता है ना तो मुसलमान है। और वो जो पलायन कर रहा है ना, जो वहाँ से चल के आ रहा है, बंगाल से चल के आ रहा है या कोई बिहार से चल के आ रहा है, ना वो बिहारी है, ना वो बंगाली है, ना वो मुसलमान है। नहीं, मतलब ये है तो ਆਪਾਂ बहुत छोटे दायरे ये में आ गए। है तो इन्हों डिस्कशन करते हैं। पॉलिटिशियंस को इस्तेमाल किया जा रहा है बेसिकली, और गेम प्लान बड़ा है। बंगाल और पंजाब दो सबसे पहले स्टेट हैं जिनको तोड़ना ज़रूरी है। पहले भी क्रांति पंजाब और बंगाल से ही हुई थी, और इसीलिए इन दोनों स्टेट को सबसे ज़्यादा तोड़ा गया है। अब अपने पास चॉइस क्या है? देखो, आप ज़बरदस्ती किसी को किसी स्टेट से, किसी जगह से नहीं निकाल सके, और निकालोगे तो समाज में गलत मैसेज जाएगा। इस तरह की बात करना भी गलत मैसेज जाएगा। ये मैसेज जाना भी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर कल को मुझे क्यों घुसने देंगे आप रोज़ गार्डन में? ठीक है, फिर तो मेरे को भी हक नहीं है फिर तो इधर आने का। भाई बात तो ये है कि हमको सबसे पहले इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आपने बोला ना कि मोरल डाउन करते हैं, मोरल अप कैसे करें, ये पहला काम है। मैंने पिछले लगभग 9 साल की इस यात्रा में एक चीज़ नोटिस करी है कि जिस दिन आदमी को ये समझ आ जाए कि दूसरा आदमी मेरा दुश्मन नहीं है, वो किसी भी जात का है, किसी भी स्टेट का है, वो अगर यहाँ आकर मेरा हक मार रहा है और उसके पीछे षड्यंत्र कोई और रच रहा है, तो सिर्फ उस बंदे को जानकारी दे दो कि तुझे यहाँ क्यों आना पड़ा, तू यहाँ क्या करने आया और इससे तुझे हासिल क्या हो रहा है। मैं जब देख रहा हूँ पंजाब को, शुरुआत में सरदारों को बहुत इन्होंने महिमा मंडित किया कि दुनिया में फैल गए, खालसा फैल गया और दुनिया के हर देश में हैं और बड़े मेहनती लोग हैं। उनको तो मजदूर चाहिए ही, मेहनती चाहिए ही उनको। तो वो यहाँ से अपनी ज़मीनें बड़ी बड़ी मतलब 30-30 एकड़ ज़मीन छोड़ के चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने
ड्राइवरी करी, अपना ट्रांसपोर्ट का किया, स्टोर किया छोटा मोटा, उसी में उनको बहुत सारा पैसा मिला। उस पैसे से उन्होंने और ज़मीनें खरीदी और पूरा प्रचारित किया गया कि वहाँ बहुत पैसा है, और फिर हर आदमी उधर भागने लगा। इसमें उन्होंने अब हासिल क्या हुआ? हासिल ये हुआ कि यहाँ तो उनके माँ बाप अकेले पड़े हैं जो यहाँ से छोड़कर गए थे, और वहाँ उनके माँ बाप छोड़े हैं जो वहाँ से छोड़ के यहाँ आए, क्योंकि यहाँ भी काम करने तो जवान ही आदमी जाएगा, तो बूढ़े तो जो है वो अपना कल्ले ही पड़े रहेंगे। तो उधर उनके बूढ़े पड़े हैं कल्ले, इधर अपने वालों के बूढ़े पड़े हैं कल्ले, जो जहाँ से छोड़ के जा रहा है। और ये बूढ़े 20-30 साल में निपट लेंगे तो वापस आके वो आके संभालने वाले। हाँ बिल्कुल। मेन गल है सर कल्चर ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ। वो कल्चर को, सारे कल्चर को एक बना रहे हैं हिंदी भाषी, सारे कल्चर को एक बना रहे हैं ये लोग। और अब उस कल्चर को बचाने का एकमात्र रास्ता है कि कुछ लोगों को जिंदा शहीद बनना पड़ेगा। जिंदा शहीद, जिंदा शहीद का मतलब ये है कि भाई सांस चल रहा है, काम एक ही करना है, जन जागरण का, और शहीद इसलिए बोलना है कि हमें कुछ नहीं चाहिए बदले में। यानी अगर इस काम के बदले में जो हम कर रहे हैं, इसके बदले में मुझे कुछ भी चाहिए, तो समझो फिर व्यापार हो रहा है, फिर वो काम नहीं हो रहा जिसकी बात हो रही है। और व्यापारी आदमी ये काम नहीं कर सकता। व्यापारी आदमी तो सिर्फ फायदा देखेगा। फायदा देखने वाला आदमी ये वाला काम नहीं कर सकता जिस काम के लिए अपन लोग निकले हैं। इसलिए मैं अपने साथियों को हमेशा बोलता हूँ कि जिस दिन हम पहले दिन चले थे ना, डे 1, तो इस पूरे सिनेरियो को मैं समझ गया था कि भाई इस सिनेरियो, इनसे लड़ने के लिए कोई भी ऐसा आदमी इनसे नहीं लड़ सकता जिसको चुनाव लड़ना है क्योंकि वोट खोने का खतरा, जिसको अपनी दुकान चलानी है। मान लो मुझे अपना कोई सामान बेचना है तो मैं कस्टमर ढूंढूंगा, मैं क्रांतिकारी नहीं ढूंढूंगा। और मुझे अगर राजनीति करनी है तो मैं वोट ढूंढूंगा, मैं क्रांतिकारी नहीं ढूंढूंगा, सवाल पूछने वाला नहीं ढूंढूंगा। मुझे चाहिए सवाल पूछने वाले लोग। यानी कि मेरा काम उस दिन पूरा हो जाता है जिस दिन मेरे साथ 10 लोग बैठे और मेरे से सवाल पूछने लग जाएं। मतलब सवाल पूछने लगे, समझो अपना काम पूरा। इनको सवाल पूछना आ गया, आज मेरे से पूछ रहे हैं, कल को किसी और से पूछेंगे। यही करना है अपने। हमारे यहाँ सवाल ख़त्म हो गए हैं कि जिम्मेदार कौन, संभालेगा कौन, करेगा कौन। इसलिए मतलब मैं इतना समझा, जैसे आप लोग आए, एक छोटी सी कॉल पर आए, बहुत थोड़ा समय था। अगर ये 2-4 दिन और मिल जाते इस बात को फैलने में तो और ज़्यादा लोग होते। अब हम इसको ऐसा कर लेते हैं, आज आप जो जानकारी में सर्कल में लोग हैं मोर्चे से जुड़े, उनसे बात कर लो कि भाई अगर हम देवेंद्र भाई को दोबारा बुलाएं तो कितने लोग आ जाएंगे। देखिए, उनसे पूछ लो आप कि भाई आप आओगे क्या? मैं दोबारा आ जाऊँगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पंजाब में अब की बार चुनाव है 2027 में, और अब की बार पंजाब में दंगे कराने हैं इन लोगों ने, 100% कराने हैं। चाहे आतंकी हमला कराएं, चाहे पाकिस्तान से मिसाइल ले पाकिस्तान के नाम पर ये कुछ करें, चाहे ये यहाँ ड्रग्स का कोई बड़ी खेप पकड़ें, खुद का ही ट्रक ड्रग्स का ये पकड़ेंगे और ये बताएंगे कि ये पंजाब में हो रहा है, ये पंजाब कर रहा है, करेंगे ये खुद ही। हाँ, फिर मतलब इनको, अच्छा इनके कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी के, अकालियों के सारे MLA MP ऐश करने वाले लोग हैं, नशेड़ी हैं सारे के सारे। इन नशेड़ियों की वीडियो CD बन रही है, लड़कियों के साथ भी बन रही है, नशे के साथ भी बन रही है, सब तैयार हो रहा है। सबका मतलब हनी ट्रैप में सारे फंस चुके हैं। तो ये जिसका भी जनाधार होगा पंजाब में, उसी को बीजेपी ज्वाइन कराएंगे, धक्के से कराएंगे ये, ठीक है ना। और ऐसा लगेगा, टीवी पे ऐसा माहौल बनाएंगे कि पंजाब में बीजेपी आएगी, ऐसा माहौल बनाएंगे, बना रहे हैं। ठीक है ना।
तो अब अपने को मीडिया को और पब्लिक के अंदर इस परसेप्शन को बहुत मजबूत करना पड़ेगा कि ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये करने की प्लानिंग है। मतलब हम लोग ये ब्लैकमेलर्स हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। ये सारे हरामी हैं, ये सारे के सारे समाज को, पंजाब को बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं। पंजाब आते ही देश के अंदर इमरजेंसी लगना तय है। पंजाब की पुलिस इनके हाथ में आ गई ना, क्योंकि पंजाब में सरकार बनाना पर्पस नहीं है इनका, पुलिस टारगेट है इनका कि फौज पे हो गया है, अलग अलग स्टेटों की पुलिस अपने पास आ गई है। अब पुलिस के हथियार भी इनके हैं और फौज के हथियार भी इनके हैं। और ये जो अपनी अग्निवीर योजना में आरएसएस वालों को ट्रेनिंग दे के हथियार इनको वैसे ही दे रखे हैं। अडानी को बना दिया, फिर मालिक उनका अब अडानी को पास में उसकी सुरक्षा के लिए बिठाएंगे। तो इसलिए क्या है कि हमको चाहे हम थोड़ा कर पाएं, पर ये जागरण करना पड़ेगा कि ये इस तरह से, देखो चोर है वो चोर है ऐसा पहले बता देंगे तो लोग यकीन नहीं करेंगे। अगर आज हम बता देंगे ये दंगा करने वाले हैं, बहुत सी ऐसे दंगे सिर्फ इसलिए रुक गए कि हमने चिल्ला चिल्ला के बोल दिया ये ऐसा करने वाले हैं, ये ऐसा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इनको झूठा साबित करेंगे, अभी हम नहीं करेंगे, वो रुक गए थोड़े टाइम के लिए। कुछ तो फायदा हुआ वैक्सीन वाले मसले पे, वो रुक गए। पक्के थोड़ा रुके हैं, वो पक्के नहीं रुके हैं, वो थोड़े टाइम के लिए रुके हैं कि कोई बात नहीं, थोड़े दिन में क्या होएगा, 2029 के चुनाव में बलारा भी कोई ना कोई चुनाव लड़ लेगा, फिर सेट हो जाएगा। वो इस चक्कर में है। मतलब पहले वो 24 के चक्कर में थे कि 24 में चुनाव लड़ेगा तो सेट हो जाएगा, वो हुआ नहीं। फिर वो 29 के लिए करेंगे, फिर मतलब वो इस तरह से प्लान करेंगे बेसिकली। लेकिन हम लोगों को तब तक बहुत सारे बोलने वाले लोग तैयार कर देने हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो मैसेज स्प्रेड कर दीजिए आप अच्छे से कि भाई मोर्चा तैयार हो रहा है। बहुत बड़ी समस्या जो पंजाब में है, पंजाब और हरियाणा दोनों में, जहाँ भी किसान बिरादरी ज़्यादा है, वहाँ ये है कि यहाँ किसी के पास अगर 100 एकड़ ज़मीन भी है ना, तो 100 एकड़ वाले ने भी केसीसी बनवा के पैसा खर्च करके रखा हुआ है, उसके पास है नहीं देने के लिए। हाँ, सब मैं वही तो कह रहा हूँ ना, जितना उसने ले रखा है सब लोन ही लोन है। अपन हरियाणा में ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 2026 में, मतलब 26 में, क्योंकि 27 में चुनाव है, तो पंजाब में यह लहर आनी बड़ी ज़रूरी है और हरियाणा से लहर आएगी, आसानी से आ जाएगी। हरियाणा में हर गांव को कर्जे से मुक्त कर देंगे हम, मतलब पूरी तरह से। हाँ, और हरियाणा अगर पंजाब के साथ खड़ा हो गया, फिर पंजाब को नहीं बर्बाद कर पाएगी बीजेपी, क्योंकि एक एक गांव से एक एक आदमी आ जाएगा। वो ऐसे होगा कि अपने पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये साबित करते हैं कि जितना भी लोन हमको दिया गया है वो फ्रॉड है। ये डाली थी सर मैंने स्टेट बैंक और तो करा कुछ इसने, देखना फोन आएगा, जवाब नहीं देंगे और यहीं से पता लगता है कि तुम्हारा ये चेक बाउंस हो रहा है। चेक है ना, ये रिसीविंग ले ली। हाँ बस, अब ये एक सिंपल है। ये 10 रुपए का नोट बैंक में जाके और वहाँ दे दो कि जी मेरे को जो इस पे लिखा हुआ है, मैं 10 रुपये अदा करने का वचन दो, ये 10 रुपये दे दो मेरे को। ये नोट है ना, तो पर्ची है, बोलेंगे जी हाँ पर्ची है, तो पर्ची है तो इसके हिसाब से दे दो। अब वो अगर नहीं दे रहे हैं तो चेक बाउंस हो रहा है। तो जो तुमने हमको लोन में दिया है वो तो नोट भी नहीं था, वो तो डिजिट थी, उसका क्या मतलब है वो तो बता दो कम से कम। अगर वो लीगल है तो लिख के दे दो ना उसकी वैल्यू क्या है। तुम उसके बदले में हम सामान ले रहे हैं, वो तो यार कमाल की बात है। हम दुकान पे जाएं, रात का समय हो, मोमबत्ती की रोशनी हो, और उसमें हम नकली नोट घुसा दें और वो चल नहीं जाता। चलाया नहीं बचपन में, मैंने तो चलाया है। वो चूरन वाले आंदे 10 रुपये 20 रुपये वाले नोट, उसमें लेके आते सामान दुकान से, है मैंने चलाया है वो, अभी चलाया। इसका मतलब क्या है कि बूढ़ा दुकानदार लाइट बाजे उस टाइम पे ले जाओ जब मोमबत्ती लगे, ठीक है।
मतलब क्या है, ये हमारे को, हमारी आंखों पे ये हमको देखते हैं कि बूढ़ा सा कोई बेवकूफ सा आदमी देखो है, जिसकी रोशनी कमजोर और दिमाग कमजोर है, जिसको अक्ल नहीं है, और उसको बना दो कर्जदार, ऐसे कुछ भी लिख के खाते में। वो हमने किया है कि भाई वो दुकानदार असल में उस नोट को नहीं देख रहा, वो दुकानदार देख रहा है कि ये बंदा खानदानी है, कि ये धोखा नहीं करेगा। वो आपके ऊपर धोखा ना करने का यकीन है उसको आपके ऊपर यकीन है कि ये ईमानदार आदमी है, इसलिए वो आपके नकली नोट को भी असली में चला रहा है। हम लोग आरबीआई के ऊपर यकीन करते हैं, इसलिए उसकी नकली डिजिट और उसके नकली नोट को चला रहे हैं। हम अगर उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा ये नोट का वैल्यू क्या है, ये हमको लीगली बताओ, कानूनन क्या है इसकी वैल्यू, और हमें उसके प्रूफ दे दो, तो उसका भरोसा टूटता है। अब हम गांव वाले क्या कह रहे हैं, अब अपन सारे मान लो अपन गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई तुम्हारा सारा कर्जा उतारेंगे, कानून के हिसाब से उतारेंगे, कानून के हिसाब से तुम वो वैल्यू बताओ जो तुमने हमको दी, और दिलाने की गारंटी हमारी, ठीक है। अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो फिर तुम्हें मांगने का अधिकार नहीं है। यदि तुम ये नहीं बता सकते कि तुमने जो दिया है वो क्या है, तो फिर हम जो दे रहे हैं वो तो हम बता सकते हैं। हम क्या दे रहे हैं उसको, पूरे दिन की मेहनत दे रहे हैं, अपना दूध बेच के कुछ ला के दे रहे हैं, हम अपने डंगर बेच के दे रहे हैं, हम अपनी जमीन बेच के दे रहे हैं, हम अपना अनाज बेच के दे रहे हैं, हम अपना सोना बेच के दे रहे हैं, हम अपनी भैंस बेच के दे रहे हैं, हम अपनी गाय बेच के दे रहे हैं, हम अपने बर्तन बेच के दे रहे हैं, हम अपने कपड़े बेच के दे रहे हैं, हम अपना जमीन बेच के, हम कुछ भी बेच के दे रहे हैं तुमको। तुमने क्या दिया है? ਕੱਲ ਸਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ 12 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਸੀ, 10 ਤੋਲੇ हाँ, ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ। कितना और लोन ले लो है, ਹਾਂ और पैसे ले जा, लोना तू सोना ही बेच। हाँ सोना बेच जा, हाँ हाँ हाँ, ਰਾਜੂ ਯਾਦਵ ਜੀ ਦੇ सोना तो टारगेट है इनका। ਰਾਜੂ ਯਾਦਵ ਜੀ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, हाँ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਹੀ ਮੁद्रा ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ। बैंक नोट मुद्रा कैसे है, वो किसने दिया वो जवाब? ਉਹ ਰਾਜੂ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੇ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਪੇਜ ਤੇ ਆਪਦੇ। ਬੈਂਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੁद्रा ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਹੀ ਆ ਬਾਹਰ। है जी, कोई नया जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कल बंद कर दे। जब वो कह रहा है कि ये बैंक नोट है, वो रुपया है ही नहीं है, फिर उसके ऊपर ये क्यों नहीं लिखा कि ये रुपया है? बैंक नोट के ऊपर लिखा होना था ये 10 रुपया है, वो कह रहा है 10 रुपए देने का। बैठे 1 साल हो गया जिंदा लाया हुआ बैंक वाले हाँ, ते तोड़वाया जी। कितने दिन? साढ़े पर्चा दो 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए। घरे बैठे होना 2 तो भी ज्यादा हो तो बैंक वाले क्या बोलते हैं? कुछ नहीं ऐसे जी साढ़े जरा कोई और दिखाओ। भीम आर्मी वाले में मैं किसी ने मेरे को ये इधर आ के बताओ। आर्मी वाले में जुड़ा था, उसने मेरा एक ताला तोड़वाया पहले, उसके बाद फिर बैंक वाले ने शाम को आकर के फिर ताला लगा गया। फिर मैंने उनको बोला भीम आर्मी वाले को कि सर मेरा फिर से ताला लगा गया। कहता अब हाथ नहीं लगाना, नहीं तो केस हो जाएंगे अपने सब के ऊपर। ठीक है जी। फिर मेरे को फिर पता लगा, एक मेरा गमंडी था साथ का, मेरी माँ बनी थी, उसका अभोर में रिश्तेदार का ताला टूटा था। फिर उसने उनसे बात किया, फिर मैं वहाँ पे जाके 2 दिन रहा। फिर मेरे को बोला कि आपका काम हो जाएगा। फिर हमने इसमें जुड़ा तो बस हमारा ताला 24 तारीख मार्च में टूट गया। 3 महीने हो गए लगभग। हाँ 3 महीने बस। हाँ बैंक वाले उसके बाद आया नहीं। उनको बताया था जनता सरकार मोर्चा वाले? हाँ उसके बाद थाना गए, थाना कहता है कि SHO कहता है इसके ऊपर पर्चा होगा। मैं कहा डाल दो जी पर्चे। हाँ फिर पर्चे पे आ जाते हैं हम। फिर उसके बाद थानेदार SHO कहता है यार ना तो मैं तेरे पीछे है ना बैंक के पीछे है, ठीक है तुसी बैंक वाले से निबेड़ो, हम नहीं आते तुम्हारे घर। फिर ना तो बैंक आई ना पुलिस आई। हाँ जी। देखो अभी इस भाई में मुझे क्या कमी दिखाई दे रही है, अभी आपने नॉलेज इकट्ठा नहीं करा अभी, इसका मतलब। और हाँ, आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है ना वो नॉलेज है। अगर नॉलेज नहीं इकट्ठी करी ना तो वो फिर लगा जाएंगे, और फिर बार बार आओगे तो हम नहीं आएंगे बार बार,
क्योंकि देखो हम क्या कह रहे हैं कि एक बार तो लोगों ने हिम्मत दे के आपका ताला तोड़ा दिया, जैसे ही बैंक को पता चला भाई जनता सरकार मोर्चा वाले साथ में है, वो नहीं आएंगे। लेकिन जब वो ये देखेंगे ना कि ये बंदा कुछ और नहीं कर रहा, ये लोगों के साथ नहीं खड़ा है, इसके साथ लोग नहीं खड़े हैं, वो फिर आएंगे। वो तब तक रेकी करेंगे आपकी। आप एक्टिव होकर अपने आस पड़ोस में सारा खेल समझाओ। हर आदमी कर्जे में है, कर्ज मुक्ति हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है, लेकिन आदमी अगर कर्जे की वजह से लड़ाई नहीं लड़ रहा तो उसको बोले ले कर्जा खत्म, अब तो लड़ ले, अब तो अपने बच्चों की लड़ाई लड़ ले। भाई इतने दिन से अगर कितने 1 साल से ताला लगा था, अब 1 साल से अगर घर पे ताला लगा है, मतलब अगला बंदा किराए पे रह रहा है तो उसने मान लिया ना कि घर गया। ठीक है, घर की कीमत कितनी है? करीब 35 लाख। 35 लाख कीमत है। आपसे किसी ने कोई पैसा वैसा मांगा? किसी ने कोई पैसा मांगा नहीं, कोई लालच नहीं हमारा कि तेरे को 35 लाख का मकान मिल गया तो तू थोड़ा बहुत हमको मदद कर दे ना भैया, हमको इसके बदले में नहीं चाहिए। रोटी भी नहीं खाई हमने तो पूछ लो जी। ठीक है ना भाई, हमारा क्या पर्पस है कि जो तुम्हारे लिए काम किया उसके बदले में नहीं चाहिए कुछ भी। पर जो समाज का काम कर रहे हैं वहां तो हम सबका फर्ज वैसे ही है, उसके ऊपर तो मतलब हमने मोर्चे में एक कल्चर बनाने की कोशिश की है कि भाई किसी व्यक्ति की मदद अगर कर रहे हो तो बदले में ये उम्मीद नहीं करनी कि वो आदमी भी मदद करेगा। उम्मीद ही नहीं करनी भाई, हम इससे उम्मीद ही नहीं करते कि मदद करे या ना कर। पर कल को अगर लड़ाई लड़नी है तो अपने साथी तो इकट्ठे कर, कम से कम वो तो रहना पड़ेगा। ये लड़ाई तो देखो संगठन से बात नहीं बनेगी अब की बार, क्योंकि किसानों ने 13 महीने तक मेरे ख्याल से पंजाब ने जिस तरह का संगठन दिखाया था बॉर्डर पे दिल्ली के, मतलब वो पहले कभी नहीं देखा, कभी इतिहास में नहीं देखा। लेकिन संगठन से बात नहीं बनी। वहां अगर समझ होती, वो लड़ाई दिल्ली बॉर्डर की नहीं अपने गांव के बॉर्डर पे लड़ी जाती। गांव के बॉर्डर पे अगर टीका लगाने वालों का, मास्टरों का, यहाँ नौकरी करने वालों का एंट्री बैन कर दो। अपने गांव में पुराने पटवारी रिटायर्ड पट्टे हैं, पटवारियों से अपने कागज दस्तावेज बनवाने चालू करो और अपने गांव का रिकॉर्ड अपने पास रख लो। भाड़ में जा डीसी, भाड़ में जा तहसीलदार, भाड़ में जा मास्टर। हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाना है हम तय करेंगे, तुम लोग नहीं तय करोगे। हमारे बच्चों का सारा कल्चर खराब कर दिया यार तुम लोगों ने पढ़ा के। जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई आदमी बनाने की पढ़ाई नहीं है, मशीन बनाने की और गुलाम बनाने की पढ़ाई है, वो बर्बाद करने की पढ़ाई है। तो हमको इंसान बनाने की पढ़ाई पढ़ानी थी। हमको जीवन में यार अनाज उगाना नहीं आता हमारे बच्चे को, दूध निकालना नहीं आता हमारे बच्चे को, यार कुछ चीज़ मशीनरी खराब हो जाए वो ठीक करनी नहीं आती हमारे बच्चे को। मैंने अपने पिताजी को देखा है, कोई ऐसे चप्पल टूट गई, मैंने कभी उसको मोची के पास जाते नहीं देखा। सारा जुगाड़ अपने आप ही करके ठीक कर लेना होना था। मतलब छोटी हो बड़ी हो, अपनी चीज़ें खराब हो गई ठीक कर लो। और क्योंकि हमारे बच्चों को ठीक करना नहीं आता, इसलिए उनके रिश्ते भी ठीक नहीं होते, इसीलिए उनके परिवार भी ठीक नहीं होते, इसलिए उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होता, इसलिए उनका दिमाग भी ठीक नहीं होता। बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, उधर से फैमिली टूट रही है, कुछ नहीं बच रहा। इसलिए समझ की लड़ाई है ये, समझ की। और समझ के लिए तो भाई समझे हुए और समझाने वाले लोग, समय चाहिए, बहुत समय चाहिए। मेरे को इतना पता समय चाहिए, सब किसी के पास समय नहीं है। मतलब आप लोग सुबह 7:30 बजे आकर के यहाँ बैठ गए हो, मतलब मैं तो सोच रहा था हम लोग सुबह बोला 7:30 कौन आएगा, अरे मैं कहा जिनको भीतर में आ गए ना वो आएंगे, वही आएंगे और हमें वही चाहिए। हम उनके हिसाब से संडे का इंतज़ार करेंगे या टाइम 5 बजे के बाद का इंतज़ार करेंगे, वो आदमी अपने किसी काम के भी नहीं है। हम लोग को तो जो भीतर में इस लेवल पे आ गए, तो मैं समझता हूँ जी आप मतलब अगर बठिंडा ज़िले में आप लोग मैसेज स्प्रेड करोगे ना, तो मेरे ख्याल से कोई गांव नहीं है जहां अपने को लोग सुनते नहीं है। पूरा पंजाब सुन रहा है, पूरा देश ही सुन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दूर तक बात अपनी गई हुई है। अब इस बात को अपन हर चौपाल तक अगर लेके गए, अगर हर बैठक तक ले गए ना, वीडियो में ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂ। हम दोनों इकट्ठे ही रहते हैं जी, 24 घंटे 12 घंटे इकट्ठे रहते हैं। तो ये भी आपकी वीडियो सुनते, मैं भी सुनता था। तो एक दिन ऑफिस में बैठे हुए मैं कहा भाई जी तुसी भी सुनते हो, कहते मैं तो मैंबर भी हैं। मैं कहा सुनता मैं भी, बंदा घैंट है। तो कहते भी चलो, कहते तो आपको मैंबर बनवाते हैं। मैंने इनको बुलाया, ये
अभी आप में से बहुत सारे लोग पहली बार मिले हैं, बोले यार तुम कहाँ, कई बार ऐसा होता है पढ़े यार कि तुम कहाँ से, कि मैं फलानी कॉलोनी से, कहते मैं भी, कौन से नंबर गली, कहते मेरी 7 नंबर, कहते मेरी 6 नंबर है यार, तो पीछे ही रहता यार मेरे हमें पता ही नहीं। तो ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰਜੀਵ ਜੀ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਦਵਿੰਦਰ ਬਲਿਆਰਾ ਜੀ ਬਾਰੇ। पता नहीं क्यों मैंने ये बोला था यहाँ भी मुझे, मैं पिछले 10 से 15 साल से रजीव दीक्षित को सुन रहा हूँ और मुझे दूसरा रूप, अभी मैं बोलने वाला है बीच में बोलता रजीव दीक्षित का मतलब नहीं चलो वो तो देखो, जो लोग अपना बलिदान दे गए ना, जो लोग अपना जीवन दान कर गए समाज को, उनके साथ तो खैर हम जैसे लोगों का मुकाबला नहीं हो सकता। हम तो सारी चीज़ें भोग रहे हैं, तो हमारा मुकाबला मतलब उनसे बराबरी का तो खैर हमारी कोई लेवल नहीं। किसी से बराबरी नहीं है। हाँ मेरे को सबसे बढ़िया ये लगा सर ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਸੇਫਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਧੂ ਮਾਰਤਾ देखो ਅੰਤਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿਧਾਂਤ। ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਕ ਜੂਗਾ, ਮਾਰ ਜੂਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? नहीं, मैं बताता हूँ। ਆਪਦੀ ਸੇਫਟੀ ਤਾਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ देखो मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। सेफ्टी का जहाँ तक सवाल है, बहुत सारे साथी हैं जो कंसर्न दिखाते हैं भाई अपनी सेफ्टी रखो। पहली बात तो देखो, अपन जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो ये लड़ रहे हैं कि यहाँ अगर अलग विचार का आदमी है तो वो सेफ है, ये मैसेज समाज को जाना चाहिए। ये मैसेज समाज को नहीं जाना चाहिए कि यार अलग विचार आदमी को खतरा है। फिर तो आप मेरे से अलग विचार होते ही खतरा फील करने लग जाओगे। मतलब ये मैसेज नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना जी। हमको ऐसा समाज बनाना चाहिए जहाँ अलग विचार का मतलब खतरा नहीं। दूसरी बात, अब सेफ्टी कोई कैसे करे? देखो फुकरापंथी हम नहीं करते, स्पीड लिमिट से ज़्यादा हम नहीं चलाते, मोबाइल की लोकेशन उनके पास रहती है, वो कभी भी उनको मालूम है कि गड्डी 60 की स्पीड पे चल रही है, इस चौक पे कितनी देर में पहुंचेगी, एग्जैक्ट उसी टाइम पे कोई ट्रक आ जाए, इसमें अपना कुछ नहीं कर सकते अपन, ठीक है ना जी। क्योंकि वो तो एग्जैक्ट पता लगता ना इस टाइम पे गड्डी इस गली के इस नुक्कड़ पे खड़ी है, मतलब वो तो सारा कुछ पता रहता है। लेकिन अब सेफ्टी रखने के लिए किसको रखे? मान लो इनको कह दो भाई तू मेरी सेफ्टी रख ले, मैं किसी और माँ के बच्चे को अपनी जान के बराबर, मतलब उसको कैसे खतरे में डाले, और वो भी बिना किसी पैसे के। और पैसे में अगर कोई सेफ्टी रखेगा तो पैसे में मार भी सकता है भाई पैसे में वो मेरे से को गोली लगने से बचा सकता है, तो मेरे को गोली मार भी सकता है। तो इसलिए ये मैटर पे तो हम डिस्कशन नॉर्मली नहीं करते हैं कि सेफ्टी वाले मैटर पे नहीं डिस्कशन करना। पर मैं तो कहता हूँ जल्दी से निपटो, तो पीछे फोटो लगा मिलेगा राजीव दीक्षित के बराबर में, तो ज़्यादा मज़ा है, ठीक है। लेकिन जब तक हैं बहुत उम्मीद है ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, पता नहीं ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। बट दिक्कत यही है कि आपको मेरे से उम्मीद है, और मैं आपको पहले बता देता हूँ मैं किसी की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरने वाला हम तो लगा के बैठे हैं भाई। क्योंकि चक्कर ये है ना, दिक्कत ये है कि हमने जो कल्चर बनाया ना, वो क्या बनाया, किसी के पीछे लगने का बनाया। ये कल्चर बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। हमने अपने बच्चों को, मतलब मैं किसी को कहता हूं तो ये कहता हूं कि 100 रुपये 500 रुपये मत दो, 100 रुपये रोज कमाना सिखा दो, तो जिंदगी भर का जुगाड़ हो गया उसका, वो भूखा नहीं मरेगा। आदमी के भरोसे मत रहो, ये ढूंढो कि वो जानकारियां कहाँ से लाता है, उस जानकारियों का करना क्या है, उससे गांव कैसे बचाएं, और भविष्य में हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो, ऐसा अरेंजमेंट कैसे करें। आपके गांव में, आपके पड़ोस में कोई और बाहर का आदमी आके नहीं करेगा, तो समझ आपको ही आनी चाहिए बात। तो इसलिए हम लोग समझे हुए कुछ लोग तैयार कर रहे हैं, यही मुहिम है। मुहिम ये नहीं है कि हमको किसी सरकार से लड़ाई लड़नी है, हमें क्या लड़नी है। देखो तालाब में जाओ, पानी में ना, आप हाथी भी मुकाबला नहीं कर सकता मगरमच्छ से। हाथी बहुत ताकतवर होता है, लेकिन मगरमच्छ पानी में बहुत मजबूत है। सुअर से लड़ोगे ना
वो आपको लड़ते लड़ते कीचड़ में ले जाएगा, आपसे खड़ा भी नहीं होया जाएगा, और सुअर बहुत मजबूत है कीचड़ में। ये लोग जो पॉलिटिशियंस है ना, ये आपको पॉलिटिक्स में घसीटेंगे। जैसे ही आप इनसे लड़ाई, आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ोगे, ये कहेंगे तू राजनीति लड़के बदल लेना, ये ऐसा, ये कहेंगे तू आ जाना, हमें तुम्हारे पाड़े पे आना ही नहीं, तेरे को अपने पाड़े पे लेके आएंगे। हम तेरे यहां पर डीसी के यहां ज्ञापन देने नहीं जाएंगे, डीसी ज्ञापन लेने मेरे गांव में आएगा। गांव के दर गेट के, स्कूल के गेट के बाहर लठ लेके खड़े हो जाओ, मास्टर जी अंदर नहीं जा सकते, जमीन गांव वालों की है, इसमें शुरू में पैसा गांव वालों का लगा हुआ है, गांव वालों के नाम पहले जमीन करेंगे वापस। अभी तो सरकार अपने नाम कर रही है ना, पहले जमीन अपने नाम कराओ, उसके बाद बात करेंगे कि जो बच्चों को पढ़ाई हम जो कह रहे हैं वो पढ़ाई पड़ेगी। अब रॉकफेलर फाउंडेशन की पढ़ाई हम नहीं पढ़ाते। अब जब डीसी को पता चलेगा कि ना तो पीएचसी वाले की एंट्री है, भाई हम अपने आयुर्वेद सीखे हुए, होम्योपैथी सीखे हुए डॉक्टर अपने उसमें बैठा लेंगे। तुम्हारा आदमी नहीं चाहिए पानी की टूटी चलाने के लिए, पानी की टूटी पे बटन तो दबाना है, हम अपना बैठा लेंगे। जब तुमको हम इतना करोड़ों रुपया, अरबों रुपया टैक्स दे रहे हैं, तो हम अभी तो पैसा इकट्ठा करके हम अपनी व्यवस्था चला लेंगे। पहले भी चला ही रहे थे, बल्कि सुखी सुखी चला रहे थे। वहां तो मजबूरी है मेरे को आपकी जरूरत है, आपको मेरी, तो हमारा भाईचारा रखना मजबूरी है। अब तो क्या है, इनको भी उधर से मिल जाता है 500 रुपया, इधर से हमको भी 5 किलो अनाज मिल जाता है 125 रुपये का। इधर मैं 125 रुपये के चक्कर में इनको कहता है तेरी जरूरत ही नहीं है की लोड़ मैंने तेरी, और लोड नहीं है तो फिर अपना इकट्ठे बैठने के रिवाज खत्म कर लिया हमने। अरे एक दूसरे की लिहाज नहीं करेंगे, अगर हम जरूरत नहीं होएगी और लिहाज ही नहीं होगी तो फिर किसको किससे क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को सोसाइटी के अंदर ये मैसेज बड़ा स्ट्रांगली देना जरूरी है कि भाई अब तो मतलब सिर से ऊपर जाने को है, मतलब यहाँ तक आ गया पानी, बस यहाँ तक आने के बाद सांस आना मुश्किल हो जाएगा, फिर लड़ नहीं पाएंगे। अभी यहाँ तक में थोड़ा बहुत लड़ सकते हैं, अभी हमारे पास समय है। इसलिए हमने ये तय किया कि पहले अपन हरियाणा को करेंगे, और इसलिए प्रैक्टिकल अभी 14, 15, 16 जो जून को ना ट्रेनिंग कर रहे हैं अपन लोग। तो आप लोगों के सर्कल में जितना भी आदमी है ना, आप वहाँ ले आओ उसमें। फिर हम एक डेट दे देंगे जुलाई की पहले हफ्ते में, और फिर हम हरियाणा के 7000 गाँव में चले जाएंगे। कैसे जाना है, क्या करना है, एक दिन एक गांव बड़े आराम से किया जा सकता है। उस गांव में जितने लोग अपने को सुनने वाले और समझने वाले और जिसको हमारी ज़रूरत है या जो हमारी मदद कर सकता है, उन सारे लोगों को इकट्ठे कर लो चौपाल में। आ जाओ भाई, अपने गांव को बचाना है तो तुमको समझ देंगे। ये लिंक है, इस लिंक से ही सारी समझ पैदा हो जाएगी। तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है किसी ट्रेनिंग में आने की, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है किसी के पास जाने की, पर सच में समझना चाहते हो पहले इसको समझ लो। तुम्हारे बच्चों का रोज़गार 100% गारंटी गाँव में, तुम्हारी ज़मीन बचेगी, 1 रुपये का कर्जा नहीं बचेगा, इसकी गारंटी गाँव में। तुम्हारी सारी ज़मीन वापस, भाईचारा वापस। जब रोज़गार की भी गारंटी है और आपके भाईचारे की भी गारंटी और कर्जे से मुक्ति है, फिर क्या दिक्कत है भाई, है? फिर क्या समझ से, सारा खेल समझ से। कोई मोर्चा नहीं, कोई देवेंद्र बलारा नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई सीन नहीं, कोई मतलब कोई राजविंदर नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं। आपका गांव, आपके फैसले। कैसे करना है, आदमी कैसे छांटना, किस तरह से तैयारी करना, किस तरह का आदमी चाहिए, कौन आदमी नहीं चाहिए, कौन आदमी नहीं चाहिए, बस हमारे को इस चीज़ का फोकस होना चाहिए। जैसे मैं आप सब लोगों से ये गुजारिश करूँगा, भाई मोर्चे में हम लोग कोशिश करते हैं, पहली बात कि हम लोग एक दूसरे से पैसा उधार लेन देन नहीं करते। भाई मोर्चे में मिले थे, अच्छे लोग हैं, ये सोच करके आदमी दे देता है, फिर आना उना है नहीं, क्योंकि जिसको मांग नहीं आता उसको मांगने की है। ठीक है जी। दूसरा नंबर हम ये कहते हैं, भाई हमें आप अगर कोई नशा करते हो ना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं उससे, लेकिन अगर आप उस नशे के बिना नहीं रह सकते फिर दिक्कत है। भाई आपको मजबूरी, फिर आप मजबूरी में फिर नुकसान करोगे, क्योंकि जो रह नहीं सकता ना उसके बिना फिर दिक्कत है ना, फिर आदि आदमी तो फिर नुकसान करेगा, फिर वो हमारे को बचना पड़ेगा। तीसरी चीज़ हम जो ख्याल रखना है, भाई हमें किसी की, दूसरे के धन, दूसरे की बहू बेटी को बहुत सम्मान से देखना है। भाई वो आपकी बहन मेरी बहन, आपकी बेटी मेरी बेटी है, मतलब वो आपकी पत्नी आपकी पत्नी
वो हमें मतलब वो जोक सारा पार्ट, लेकिन हमको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि भाई हम लोगों को ये थोड़ी नीयत रखनी। और चौथा पांचवा ये है कि अगर किसी की मदद करो तो बदले में उम्मीद नहीं करनी सही है कि भाई वो हमारी 2 पैसे से मदद करे या फिर वो हमारे को भी मदद करे वापस जब हमें ज़रूरत हो ना। हमने करके छोड़ देना है बस, ये हमारा कल्चर। और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, हम एक दूसरे का साथ देंगे अपनी मर्जी से। कोई एहसान नहीं, ना हमारा आपके ऊपर ना आपका हमारे ऊपर। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये करना चाहिए, आपको भी इसलिए करना है क्योंकि ये करना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा बर्डन डालेंगे तो बोझ बन जाएगा। बोझ बन के काम नहीं करना, आंदोलित होकर भीतर से खुश होकर ये काम करना है बस। और बहुत ही मतलब लोगों को जोड़ने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही कर लो आप, अगर कि 14, 15, 16 के लिए लोगों को तैयार कर लो, आपकी टीम तैयार हो जाएगी बहुत बढ़िया। फिर प्रैक्टिकल आपको अपने गांव में करके दिखा देंगे, और पंजाब के चुनाव में फिर हम हरियाणा वाले आपके गांव में आ जाएंगे। भाई इससे पहले आप जुलाई में आप हरियाणा कवर कर दो, तो हरियाणा में लगभग 6,000 गाँव है, और पंजाब में लगभग 13,000 या 12-13,000 गाँव है। तो हमारे 6,000 गाँव मतलब 6,713 गाँव है, या 7,000 मान लो, और 7,000 गाँव का आदमी कहाँ यहाँ आ जाएगा है, क्योंकि जाओगे रिश्तेदारियां तो बनेंगी, भाईचारा बनेगा उधर से। फिर वो भाई आपके चुनाव के टाइम पर किसान आंदोलन में रिश्ते किसान, हाँ बहुत रिश्ते बने जी किसान। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਚਦੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਕਣਕ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਕੁੰਡੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। देखो पुलिस का जुर्माना है, बिजली विभाग का जुर्माना, दूसरे विभाग का जुर्माना, मुआवजा 80 रुपए में मांगना चालू कर दो और देना चालू कर दो। जैसे पुलिस का फाइन है 10,000 रुपये का फाइन है। अब हमने ये अभी जब संख्या बल हो जाएगा तब करेंगे अपन ये काम। थोड़ा अभी संख्या बल नहीं है ना, तो इसलिए पंगे नहीं लेते। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपसे, एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताना टेक्निकली मैं ठीक हूँ कि गलत हूँ। पुलिस वाले ने घर पे चिट्ठी भेजी या मेल भेजी या फिर कहा कि तुमको 10,000 रुपये देने हैं जुर्माने में। मैं उनको चिट्ठी लिख देता हूँ कि भाई जी पंगा हो गया, तुमने तो 10,000 रुपये मांग लिए, सरकार तो 10,000 रुपये छापती ही नहीं, वो तो 10,000 रुपये के बैंक नोट छापती है, और बैंक नोट की कीमत और भारत के रुपये की कीमत सेम नहीं है, वो अलग अलग है। और सरकार खुद कह रही है, वित्त मंत्रालय खुद कह रहा है कि हमारे पास लीगल मनी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब हमारे पास वैध रुपया नहीं है, और अवैध रुपया इस्तेमाल करने पे आजीवन कारावास है। तो मैं अवैध रुपये में कारोबार नहीं करना चाहता, मैंने जो कमाया है वो वैध रुपया है, और मेरे 1 रुपये की कीमत बैंक द्वारा छापे गए 10,000 के नोट के बराबर है। तो मैं आपको 1 रुपये का चेक भेज रहा हूँ, यदि मेरी बात में कुछ गलती है तो कानून सहित मुझे रिप्लाई कर दो, नहीं तो 1 रुपया दे के अपना जुर्माना भर लो। अगर कोई गलती होगी तो हम सुधार लेंगे, और अगर कानून सम्मत कौन से कानून के हिसाब से तुम ये कह रहे हो बता दो, और नहीं बताओगे तो जुर्माना पूरा माना जाए, बात खत्म। क्यों जी? ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਬੈਂਕ हाँ मैं अपने पास है कानून, अपने पास है, ना पाओ सारी यही तो नॉलेज है, कोई नॉलेज यही तो नॉलेज है कि हम कौन से कानून से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, MLAs ਨੂੰ ਜਾਂ MPs ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਛੱਡਤਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। हाँ बनाया जा सकता है, बिल्कुल। मतलब ये आप तो नहीं बेवकूफ बना रहे। नहीं, एकदम जेन्युइन सवाल है भाई, बनाया जा सकता है। और अगर अभी भी जो जितनी बातें बोली हैं अगर इसमें बेवकूफ़ बनाना लग रहा है तो आपका शक जायज़ है। आपको लग रहा है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पीछे लगो, बताओ आपको लग रहा है? मैं तो कह रहा हूँ मैं आपके लिए कुछ नहीं करूँगा। अगर इसको बेवकूफ़ बनाना कहते हैं तो बताओ। मैं कह रहा हूँ आपको अपने लिए खुद ही करना पड़ेगा। मैं वो प्रोसेस में गुजर के आया हूँ जहाँ पर नेता कह रहा है मेरा साथ दो,
जिंदगी बदल जाएगी। वो बेवकूफ़ बनाना है। मैं ये कह रहा हूं कि मेरा साथ देने से कुछ नहीं होने वाला। आपका गांव है, आपकी बर्बादी है, आपके बच्चे हैं, आपकी नासमझी की वजह से बर्बादी है, समझ से ठीक हो जाएगी। अगर इसको बेवकूफ़ बनाना कहते हैं तो ऑब्वियसली मैं यही कर रहा हूँ, और अगर इसको समझ देना कहते हैं तो फिर मैं समझ देने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस दौर से गुजर के आए। मैं यहाँ आपके इलाके की बता देता हूँ। गिदड़बा मैंने मैनेज किया, लंबी मैंने मैनेज किया, सिरमुक्तसर साहिब मैनेज किया, लंबी आपका गांव है। और जब बैठे थे बड़े बादल साहब ना, कुर्सी पे बैठ के ही मैनेज कर दिया था सारा का सारा इलेक्शन 17 वाला, कि वो चला नहीं जाता अपने से, वही आया करते सारे खाने मिलने के लिए। ना ही पूछो, फिर खेल अलग बताएंगे, अलग से अकेले बैठेंगे जब बताएंगे खेल। अपन चलते हैं जी, बहुत बढ़िया लगा आपका। हाँ डिस्कशन पूछो जी, सवाल पूछो। ज़्यादा लंबा नहीं लूंगा सर। लाइक कुछ समय पहले एक अफवाह फैल रही थी, रूमर था मार्केट में, पब्लिक में, कि 99 ईयर्स के लिए इंडिया लीज पे है। लेकिन अब जो सर्कमस्टांसेस या आगे सीन आ रहा है, जैसे ये कौन सी आर्मी थी अभी 4 ईयर्स की, वीर अग्निवीर है ना, तो इनको रिटायर कर दिया जाएगा। क्या ये वही सीन तो नहीं है, सारी कॉरपोरेट की आर्मी बन गई, लेकिन अंग्रेज़ों की आर्मी नहीं थी, उन्होंने हमारे ही सिक्योरिटी गार्ड्स इंडिया से वो किए हुए थे। क्या वो सीन तो नहीं क्रिएट हो रहा? बिल्कुल। जो आपने सुना ना कि इंडिया लीज पर है, वो लाइन ना वो लाइन उल्टी है। इंडिया ने इनको 99 ईयर्स के लिए लीज पे दी थी जगह। जैसे हम लोग हैं कबीलियाई लोग, भारत जो है ना वो कबीले गांव कबीला बोलते ना, तो जो कबीलियाई लोग हैं, अगर आप देखोगे गुरु गोविंद सिंह की सेना भी मतलब सड़कों पर ही रही बेसिकली। महाराणा प्रताप मतलब सड़क तो थी नहीं, जंगल ही थे, है ना। महाराणा प्रताप की सेना भी जंगलों में ही रही। मतलब हम एक्चुअली जंगलों में रहने वाले लोग थे। एक्चुअली मतलब ये है कि हर गांव के पास अपना एक जंगल है, उस जंगल से उस गांव की अर्थव्यवस्था चलती है। पूरा सर्कल है, पूरा साइकिल है, खेत का पेट में, पेट का खेत में, और कोई भी वेस्टेज नहीं। इस तरह की कल्चर हमारी है, प्रकृति का कोई नुकसान नहीं। इन्होंने शहर बसाए गलत काम करने के लिए, बसाने का प्लान किया। आप देखोगे गांव में कोई किसी की बहू बेटी को गलत नज़र से नहीं देखता, गांव में कोई नशा का ठेका या कोई नशे का कोई व्यापार नहीं होता, गांव में कोई सिनेमा का भांडगिरी का काम नहीं होता, नॉर्मल कल्चर के गीत गाने होते हैं, फोक डांस होता है। लेकिन वो जो रंडी खाना है वो शहर में है। मतलब शहर है गंदगी की जगह। और इस बात को समझते हुए हमारे पुरखों ने उन लोगों को गांव में एंट्री बैन कर दी। तो अंग्रेज़ों ने जो गेम खेला वो ये खेला कि आप हमें व्यापार करने की परमिशन दे दो, हम ये दफ्तर खोलना चाहते हैं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट और ये लॉ एनफोर्समेंट के लिए अपनी व्यवस्था में व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने पुलिस को लेकर के आए। वो मतलब उन्होंने बताया ये भारतवासियों को कि हम जो कंपनियां खोल रहे हैं उनको ठीक से चलाने के लिए हम अपनी पुलिस का एक्ट लेके आ रहे हैं। तो इंडियन पुलिस एक्ट और इंडियन पिनल कोड और वो जो आईपीसी और वो सारा 1860 में वो लेके आए। तो जब इंडिया के लोगों ने देखा, भारत के लोगों ने, जो गांव के लोगों ने, कबीले के लोगों ने देखा कि ये लोग तो सब बर्बाद करने वाले हैं, तो उनको जाने के लिए मारकाटी चालू हो गई थी। उनको जो 1857 की क्रांति जिसको ये बोलते हैं ना, ये 1855 में हो रहा है। उस टाइम पे जब वो कह रहे हैं इंग्लैंड से ही, वहाँ से ही चलेगी ये देश की सरकार, फिर इनको काटना चालू किया गाजर मूली की तरह। फिर जब इनको काटना चालू किया तो इन्होंने फिर ये कहा भाई हमको ना बस ये जितना है सारा समेट के हम वापस चले जाएं अपना सामान लेके, हमको खाली 99 ईयर्स के लिए हम गांव में नहीं एंट्री करेंगे। उस टाइम पे पुलिस गांव में एंट्री नहीं करती थी बिना पूछे। उस टाइम पे कोई भी इनका कोई भी गंदगी का कोई खाना गांव में नहीं होता था। तो इन्होंने जो शहर की ज़मीन है, नगर जिसको बोलते हैं, वो ज़मीन लीज पे ली थी 99 ईयर के लिए 1870 में। ये लैंड रेवेन्यू रूल 1973 में भी मेंशन्ड है, उससे पहले भी जितने लैंड रेवेन्यू रूल थे उन सब में मेंशन्ड है। ये वो कागज़ हैं अपने पास, डॉक्यूमेंट है
तो हमने इनको लीज पे दी थी 1870 में और ये लीज खत्म हो रही थी 1869 में। तो 1869 में सबको जाना था, जो भी इस धरती पर व्यापार कर रहा है सबको जाना था। इन्होंने देखा ये भगाएंगे, उससे पहले इन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर करके अपने चोरों को बिठा दिया और हमको ये बता दिया भाई तुम लोग आजाद हो गए, जबकि हम कभी गुलाम थे ही नहीं, हम कभी गुलाम थे नहीं, तो हम आजाद नहीं हुए थे। असल में वो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था जिसकी नौटंकी हुई, जिसमें अब उन्होंने उसी व्यवस्था को कंटिन्यू रखने का एग्रीमेंट करके और उसी व्यवस्था को कंटिन्यू कर दिया और व्यापारियों के वो व्यापार ऐसा हुआ। अब उन्होंने क्या किया, अपना दायरा बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने वो शहरों को, जैसे ये भटिंडा है, यहाँ आर्मी का कैंट है, जहाँ जहाँ आर्मी थी उन्हीं शहरों के ऊपर फोकस किया। स्मार्ट सिटी बनाने का सबसे पहला टारगेट उन्हीं का है। वो शहर के पहले बार चारों तरफ बाईपास बनाएंगे, तो जितने गांव आएंगे वो बोले नगर निगम में आ गए। निगम मतलब कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन मतलब कंपनी, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। इस धरती पर जितनी भी कंपनियां जिस भी देश में है वो सारी की सारी ईस्ट इंडिया कंपनी की सब्सिडरी है। इवन पंजाब गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बोलते हैं, ये भी कंपनी है, ये भी प्राइवेट कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की सब्सिडरी कंपनी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी सब्सिडरी कंपनी है। भारत सरकार अकेली भारत है, भारत सरकार अलग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग है। ये इतना बड़ा खेल खेला हुआ है इन्होंने, ये समझ के साथ हमें समझ आ जाएगा कि कॉरपोरेशन में ले रहे हैं सब किसी को। तो अब गांव को ये हाईवेज के नाम पर, कंपनी के नाम पर, फैक्ट्रियों के नाम पर, पावर प्लांट के नाम पर और उस जगह को डेवलप करने के नाम पर या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनाने के नाम पर, प्लॉट काटने के नाम पर, किसी भी चीज़ के नाम पर, बेसिकली एयरपोर्ट बनाने के नाम पर, एयरपोर्ट हो गया इसके 10 किलोमीटर में नहीं होगी रजिस्ट्री, मतलब उसको वो गांव को खत्म करते जा रहे हैं, क्योंकि गांव ही भारत है। जंगल आधारित व्यवस्था को खराब करना, तो ये बेसिकली ये 99 ईयर का इनका फंडा था। ये व्यापार आधारित व्यवस्था हमारी कभी नहीं रही, हमने कभी कुछ बेचा नहीं। हमारा गांव का जो गरीब आदमी है वो काम करने आ रहा है, दिहाड़ी नहीं लेके जा रहा, वो अदला बदली है, वो हमारा व्यवहार से चलता है। भारत व्यवहार से चलता है, भारत व्यापार से नहीं चलता है। इन्होंने तो बाजारू बना दिए, इन्होंने इतना बाजारू बना दिया, टेस्टिंग करके देखोगे, सिंगापुर चले जाओ, थाईलैंड चले जाओ, वहां ये हाल है कि उनकी जो इकोनॉमी है वो प्रोस्टिट्यूशन से चलती है। वहां बाप अपनी बेटी के गले में रेट लिस्ट डालता है कि ये नई है, इसका रेट ज़्यादा है, ये पहले करती आ रही है, इसका पुराना है, ये बूढ़ी है, इसका और कम है। ये वो कल्चर में बना दिया। तो अब ये यहाँ पर भी हो रहा है। अब देखो जितनी भी लड़कियाँ जा रही हैं, जो मतलब जितनी पे तो नहीं कहूँगा खैर, लेकिन गुड़गांव में जाके देख लो आप, यूनिवर्सिटीज़ के खर्चे और बाहर रहने के खर्चे कैसे निकल रहे हैं, पता लग जाएगा आपको। कड़वा सच है, ये बहुत बुरा हाल हो रखा है। ये हर घर को बाजार बना रहे हैं। तो इसको समझेंगे 14, 15, 16 को आप आइएगा अपने साथियों को लेके। ये जुलाना में है, जींद में, महाराजा अग्रसेन धर्मशाला में।